welcome back to the physics class. We were doing the chapter kinetic theory of gases. Okay, so today we are discussing the first of all, that is what is degrees of freedom. What is degrees of freedom? एक गैस के मॉलिक्यूल्स के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? एक मॉलिक्यूल है गैस का, फ्री टू मूव इन स्पेस नीड्स 3 कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई इट्स लोकेशन. मतलब अगर एक बॉडी स्पेस में है तो स्पेस 3 एक्सिस से मिलकर बनता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. अगर कोई बॉडी स्पेस में है तो वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन बताने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे. एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट और जेड एक्सिस. मतलब उसका आपने कोऑर्डिनेट बता दिया, सपोज करो 2, 3, 5. इसका मतलब एक्स एक्सिस पे वो 2 सेंटीमीटर है, वाई एक्सिस पे 3 सेंटीमीटर है और जेड एक्सिस पे 5 सेंटीमीटर. इट मीन्स अगर आप किसी भी बॉडी की लोकेशन 3 डायमेंशन स्पेस में बताना चाहते हो तो आपको 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है. अगर वो प्लेन में है, प्लेन में उसकी बताना चाहते हो तो 2 कोऑर्डिनेट चाहिए. अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट उसके लिए ज़रूरी है. This can also be expressed in another way. We said it has 1 degree of freedom for motion in a line. तो जितने भी कोऑर्डिनेट बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए चाहिए होते हैं, दे आर कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. दे आर कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इट मीन्स अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 होगा. मोशन इन अ प्लेन है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 होंगे एक मॉलिक्यूल के. और अगर मोशन इन अ स्पेस है तो उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे. मोशन ऑफ ए बॉडी एज अ होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. अगर बॉडी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक जाती है तो उसका ट्रांसलेशन कहलाता है. जैसे मॉलिक्यूल फ्री टू मूव इन अ स्पेस एज 3 ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ईच ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स ए टर्म दैट कंटेन्स स्क्वायर ऑफ टाइम वेरिएबल. तो इसका मतलब अगर एक स्पेस की हम बात करें, एक पॉइंट पे तो वो 3 एक्सिस में स्ट्रेट जा सकता है तो उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं. 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं. एक मॉलिक्यूल के 3 ट्रांसलेशनल क्या होते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो किसी भी गैस के हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट n इज इक्वल टू 3a माइनस आर. n इज इक्वल टू 3a माइनस आर. n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम. एक मॉलिक्यूल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेंगे, a नंबर ऑफ एटम्स, ओके, और आर उन एटम्स में कितना इंडिपेंडेंट रिलेशन है, मतलब आपस में कितने वो बॉन्ड बना सकते हैं. अगर गैस है मोनो एटॉमिक, अगर गैस कौन सी है, मोनोटॉमिक. मोनो का मतलब होता है 1, इसका मतलब एक ही एटम है उस गैस में. मोनो एटॉमिक, मोनोटॉमिक का मतलब A1 है. तो A1 है तो एक सिंगल पार्टिकल का किसी दूसरे के साथ में कोई बॉन्ड नहीं होगा जब पार्टिकल ये सिंगल है. तो रिलेशन जो होता है दैट इज 0, बॉन्ड 0. सो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 × 1 माइनस 0 तो 3. अगर मोनोटॉमिक गैस होगी, एक एटम होगा तो उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेंगे. देयर विल बी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, नेक्स्ट अगर डायटॉमिक गैस है तो डायटॉमिक गैस है तो A आएंगे 2, मतलब 2 पार्टिकल्स हैं. 2 पार्टिकल का आपस में रिलेशन 1 हो सकता है, एक बॉन्ड आपस में बना सकते हैं. ओके, तो इट मीन्स क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 3 × 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 5. तो डायटॉमिक गैस के 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं. डायटॉमिक गैस के क्या होते हैं, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. नेक्स्ट ट्रायटॉमिक. ट्रायटॉमिक गैस, ट्रायटॉमिक में एटम्स 3 होते हैं. अब ट्रायटॉमिक 2 तरह का हो सकता है, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर. फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं लीनियर. इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल्स हैं और वो लीनियर एक लाइन में है. तो A तो इसमें 3 हो गया, तो अगर 3 लाइन में है तो उनमें बॉन्ड जो हैं वो 2 ही हो सकते हैं. मतलब एक फर्स्ट और सेकंड में होगा और सेकंड थर्ड में होगा. डायरेक्ट एक का थर्ड के साथ में कोई भी बॉन्ड नहीं है. यहाँ नहीं लेना, पार्टिकल को क्रॉस करके नहीं लेना होता बॉन्ड. लीनियर में 2 ही बॉन्ड बनेंगे. तो रिलेशंस बन गए 2. n अगर हम निकालें 3 × 3 माइनस 2, 9 माइनस 2 दैट इज 7.
तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर ट्राइएटॉमिक गैस के देखें लीनियर में तो कितने होते हैं 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा अगर हम इसी में नॉन लीनियर बात करें, मतलब स्ट्रेट नहीं है, एक ट्रायंगल के फॉर्म में एक इधर है एक इधर है एक इधर ऐसे है, इसमें ए तो अभी भी 3 है, पार्टिकल तो 3 है, रिलेशन भी 3 हो गई, बॉन्ड भी 3 बनेंगे। अगर हम फॉर्मूला में कैलकुलेट करके देखें तो 3 × 3 9 - 3 आ जाएगा तो 6 हो जाएंगे। तो इट मीन्स अगर नॉन लीनियर है तो ट्राइएटॉमिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 होते हैं, और अगर लीनियर है तो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं 7 होता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है उसकी पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए, दे आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज इट कॉल्ड? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके बाद हम करते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कॉन्सेप्ट क्या हमारा, इसकी स्टेटमेंट ही हमने करनी है ओनली, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का इक्वली डिवाइड होना। तो वो कैसे इक्वली डिवाइड होती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली amongst all the degrees of freedom. A system is in equilibrium, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, then total energy of a system, मान लो गैस है तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम is distributed equally among all degrees of freedom। मतलब अगर एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितनी उसकी एनर्जी है टोटल, उसके जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है सभी में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, और सभी में इक्वली डिवाइड होने के बाद कितनी हर एक की एनर्जी बचेगी वो भी हम देखते हैं अभी। एंड इसके आगे भी है, एंड एनर्जी एसोसिएटेड with each molecule per degree of freedom is half kBT। इट मीन्स सिस्टम की जितनी टोटल एनर्जी है वो सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वली डिवाइड हो जाएगी, और हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की एक मॉलिक्यूल का एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होगी, दैट इज हाफ kBT। हर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के पास इक्वली हाफ kBT एनर्जी जाएगी ही जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज इट कॉल्ड? दैट इज लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर से कैसे वो लिंक्ड है। सो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हम इसको कहते हैं। ओके, तो जैसे गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो हमने किया ही है, दैट इज 1/3 रो सी स्क्वायर। यहाँ वी बार लिखा था हमने, मतलब रूट मीन्स की स्पीड थी, उसको हम सी भी लिख सकते हैं। तो 1/3 रो सी स्क्वायर। वी को इधर लेके आओ, अगर हम पहले तो इसको ऐसे लिखो, रो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। पी वी इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/3 mc स्क्वायर। और फॉर 1 मोल ऑफ गैस पी वी इज इक्वल टू nRT होता है, n1 रख दिया तो पी वी इज इक्वल टू RT हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? दैट इज RT इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि पी वी इज इक्वल टू nRT होते हैं, 1 मोल ऑफ गैस के लिए n1 रख दिया तो पी वी इज इक्वल टू RT। आइडियल गैस ये हमारे पास चल रही है तो RT इज इक्वल टू ये हमारे पास इसमें आ गया। सी स्क्वायर एक तरफ रखो,
सी स्क्वायर इधर छोड़ दिए, बाकी सारी टर्म क्या आ जाएगी 3RT/m, क्या आ गया 3RT/m इज इक्वल टू सी स्क्वायर। R कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 3 वैसे कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हटा दो तो क्या बनेगा सी स्क्वायर डायरेक्ट इधर सिर्फ t बच जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, सी स्क्वायर डायरेक्ट टू t और c इज डायरेक्टली टू √t, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। इट मीन्स जो मीन स्क्वायर स्पीड होती है गैस की, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एवरेज स्पीड होती है वो टेम्परेचर के अंडर रूट के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो उसकी मीन स्क्वायर स्पीड है वो भी साथ के साथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, नाउ वी आर डूइंग द टॉपिक specific heat. What is the topic? That is specific heat, और specific heat capacity भी हम इसको बोल सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं इसको, that is specific heat भी हो सकता है, specific heat capacity भी हो सकती है। specific heat capacity और only हम क्या ले सकते हैं इसको specific heat भी लिख सकते हैं। This is the topic। तो specific heat क्या होती है वो देखते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। हीट रिक्वायर्ड मतलब कितनी हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री। मतलब आपके पास 1 किलोग्राम सब्सटेंस है, मान लो उसको आपने गर्म करना है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, मतलब टेम्परेचर कितना करना है 11 डिग्री सेल्सियस करना है। तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी आपको हीट देनी पड़ेगी दैट हीट इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोबारा सुन लीजिए, 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे उसको, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको बोला जाएगा। हमने क्या चीज़ नोट किया कि अगर हमारे पास m क्या मास ऑफ सब्सटेंस, m क्या मास ऑफ सब्सटेंस, और हमने हीट इसको दिया डेल्टा क्यू, तो जो हीट सप्लाइड है दैट इज मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब आगे एक चीज़ देखो, अगर आपके पास 5 किलोग्राम पानी है, उसका आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, आपको हीट देनी पड़ी 10 जूल। अगर भाई 10 किलोग्राम पानी है तो हीट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो हीट ज़्यादा ही देनी पड़ेगी ना 10 जूल से, क्योंकि मास बढ़ गया तो हीट सप्लाइड भी बढ़ जाती है। तो डेल्टा क्यू क्या है, दैट इज हीट सप्लाइड एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी सेम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। दूसरा, डेल्टा क्यू इज डायरेक्ट टू डेल्टा टी। जितनी ज़्यादा हीट दोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर। अब 5 किलोग्राम पानी है, उसको अगर आप 10 जूल देते हो हीट तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है मान लो। अगर उसी को 20 जूल दोगे, 5 किलोग्राम ही है पानी, अभी चेंज नहीं हुआ, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा ना उसका। तो इट मीन्स जितनी ज़्यादा हीट देते हो मास जितना ज़्यादा हीट उतनी ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर हीट ज़्यादा देते हो तो टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट तो मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और मास कांस्टेंट तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हम इन दोनों को इकट्ठा मिला दें यहाँ से तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। तो इसको अगर हम ये हटाएं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट को हम सी से भी लिख सकते हैं, सी एम डेल्टा टी, वेयर सी इज स्पेसिफिक हीट। सी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मास अगर 1 ले लें, डेफिनेशन में क्या था, मास यूनिट मास ले लो और चेंज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस ले लो। तो अगर ये वैल्यूज दोनों पुट करें, मास 1 kg इसमें,
टेम्परेचर 1 kT तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इट मीन्स डेल्टा क्यू क्या है, हीट सप्लाइड, और सी क्या है, सी स्पेसिफिक हीट। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो हीट सप्लाइड स्पेसिफिक हीट के इक्वल आ गया जब सब्सटेंस का मास 1 किलोग्राम है, मतलब यूनिट मास, और टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है, दैट इज यूनिट डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो, और 1 किलोग्राम उसका मास है, तो इट मीन जितनी आपको हीट देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट। अगर यहाँ से हम स्पेसिफिक का फॉर्मूला बनाना चाहें इससे, तो C इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज डेल्टा क्यू बाय में m डेल्टा टी। स्पेसिफिक का क्या फॉर्मूला बना, दैट इज डेल्टा क्यू बाय में m डेल्टा टी। अगर हम इसकी यूनिट बनाना चाहें, डेल्टा क्यू हीट हो जाएगा ये, तो हीट की यूनिट हो जाएगी, अगर हम जिसमें भी लेते हैं, अगर जूल में लेते हैं तो जूल में ले सकते हैं, कैलोरी में लेते हैं तो कैलोरी में ले सकते हैं, ओके। अगर मैं इसमें ले रहा हूँ जूल में, अगर मैं हीट ले रहा हूँ जूल में, तो ऐसा यूनिट है, तो मास किलोग्राम में आएगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो स्पेसिफिक हीट की बन गई जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और अगर आप सीजीएस में लेते हो तो सी की यूनिट बनेगी जूल की जगह कैलोरी, किलोग्राम की जगह ग्राम, और डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस रहता है। सो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन भी ले सकते हो, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन भी बन सकता है, उधर जूल पर ग्राम पर केल्विन भी बन सकता है। दिस इज द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। Now we are doing the applications of specific heat. How can specific heat be calculated for monatomic, diatomic and triatomic gas? So what we are calculating, first specific heat for monoatomic gas. अगर आपके पास एक मोनोटॉमिक गैस है, सिंगल एटम से बनी हुई जो गैस है, उसकी अगर हम स्पेसिफिक हीट निकालना चाहें, how can we calculate the specific heat of monatomic gas? For monatomic gas, degrees of freedom, monatomic gas के लिए degrees of freedom होते हैं 3, and energy per degree freedom, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी होती है दैट इज वो होती है 1/2 kBT। 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी होती है दैट इज 1/2 kBT। और मोनोटॉमिक गैस के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल के होते हैं ये, तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक की 1/2 kBT है, तो एक मॉलिक्यूल टोटल एनर्जी क्या होगी, दैट इज 3/2 kBT। एक की 1/2 kBT 3 है, तो 3 × 1/2 kBT करेंगे, तो गैस के 1 मॉलिक्यूल की जो एनर्जी आ गई दैट इज 3/2 kBT। 3/2 kBT एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आई है अभी तक। अब हमने क्या करना है, अब गैस 1 मोल गैस है आपके पास, सपोज करो, अच्छा हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल गैस। 1 मोल गैस में कितने होते हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। 1 मोल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने हैं, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। अब देखो 1, तो हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस। 1 मोल गैस की एनर्जी हमने निकालनी है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हमें पता है दैट इज 3/2 kBT। मॉलिक्यूल्स हैं कितने, Na 1 मोल में, तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 1 मोल की गैस की हमारे पास आ जाएगी, तो 3/2 kBT एक मॉलिक्यूल की इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na, Kb into Na, where Kb into Na जो होता है दैट इज गैस कांस्टेंट R। Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, N एवोगैड्रो नंबर 1 मोल में जितने होते हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज गैस कांस्टेंट। सो तो एनर्जी क्या बन गई, एनर्जी बन गई 3/2 RT। N Kb और Na को R लिख दिया, तो एनर्जी 1 मोल गैस की बन गई हमारे पास 3/2 RT। हम 1 मॉलिक्यूल मतलब मोनोटॉमिक गैस की हम बात कर रहे हैं। अब हम स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। स्पेसिफिक हीट अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे dQ/m डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट 2 तरह की होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, मतलब जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसकी कितनी स्पेसिफिक हीट है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट
वॉल्यूम, जो स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम होती है दैट इज CV, हम उसको लिखते हैं दैट इज इक्वल टू DE/dt। वो एनर्जी का डेरिवेटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ध्यान रख लो, अगर आप इसको एनर्जी को U से लिखना चाहो, इंटरनल जी होती है ये, तो जो C जो होता है दैट इज DU/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर। इंटरनल जी एक मोल गैस की आ गई, उसका अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करोगे दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें क्या लिख सकते हैं, D/dt ऑफ U की वैल्यू हमने ये लिख दी दैट इज 3/2 RT विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो T का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, तो बनेगा क्या, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा दैट इज 3/2R। तो इसका मतलब स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आ गया, 3/2R, दैट इज 3/2R। अब एक स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर भी होती है, लेकिन हमें एक चीज बताया, रिलेशन होती है CP - CV इज इक्वल टू R। स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू R गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। अब हमें CP निकालना है, तो CP इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CV + R। CP क्या बन जाएगा, दैट इज CV + R। CV हमने ऊपर निकाल ही रखा है, तो यहां से CP क्या आ जाएगा, CP इज इक्वल टू ये 3/2R है प्लस में R, ओके, तो ये बन जाएगा 5/2R। इसका मतलब मोनोटोमिक गैस के लिए CV मतलब स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम होता है 3/2R और CP स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर होता है दैट इज 5/2R। तो हमने क्या करा था, मोनोटोमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट ही कैलकुलेट करनी थी, स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है, स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर कितना है। एक होता है गामा, जो इन दोनों का रेशियो होता है, गामा होता है CP/CV। मोनोटोमिक गैस के लिए CP कितना आया, दैट इज 5/2R, CV कितना आया 3/2R, R से R कैंसिल, ये 2 पर जाके कट जाएगा, तो ये बचेगा 5/3। तो गामा मोनोटोमिक गैस के लिए कितना आया, 5/3, डिवाइड करोगे तो 1.67। तो मोनोटोमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू आई, मतलब दोनों स्पेसिफिक का जो रेशियो है दैट इज 1.67। ये तो था मोनोटोमिक गैस के लिए। अगर अब हम यही डायटोमिक गैस के लिए निकालना चाहें कि CP और CV क्या है, तो अब है क्या, फॉर डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक गैस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो 5 होते हैं, N होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 5। एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की कितनी होती है एनर्जी, दैट इज ½ kBT। तो एक मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, एक की ½ kBT 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो इसमें क्या बन जाएगा, दैट इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी बन जाएगी वो क्या आएगी, 5/2 kBT हो जाएगी। एक की ½ kBT 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो क्या हो जाएगी 5 × ½ kBT, दैट इज 5/2 kBT इज द एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब 1 मोल के लिए निकालना है, 1 मोल में कितने होते हैं, Na। तो 1 मोल की एनर्जी निकालनी तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो हम निकालते हैं एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस के लिए दैट इज 5/2 kBT इंटू Na, 5/2 kBT इंटू Na। Na इज एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं Na, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हमने लिख रखी है दैट इज 5/2 kBT। तो क्या बन गई, इसको ये बन जाएगा Kb इंटू Na, R होता है दैट इज 5/2 RT। तो 1 मोल गैस की डायटोमिक के टोटल एनर्जी क्या बन गई, 5/2 RT। अब हमने CV निकालना, ये U है इसकी इंटरनल एनर्जी। CV क्या होता था, DU/dt, इसका डेरिवेटिव करोगे इट मीन्स G/dt ऑफ 5/2 RT। T का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, सो इट विल बी 5/2 R। क्या बनेगा, 5/2 R। CV आ गया 5/2 R। अब हमने CP निकालना है, CP - CV इज इक्वल टू R होता है, तो CP इज इक्वल टू CV + R। CP क्या बन गया, CV कितना है, दैट इज 5/2 R प्लस R, ये बन गया 7/2 R। तो डायटोमिक गैस के लिए जो CP होता है मतलब स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर 7/2 R, और जो CV होता है दैट इज 5/2 R। डायटोमिक गैस के लिए दोनों तरह की स्पेसिफिक हमने निकाल ली। अब हम निकालते हैं इनका रेशियो जो होता है, गामा क्या होता है, दैट इज CP/CV। CP/CV अगर करोगे तो अगर ध्यान से देखो 2 कट जाएगा, R कट जाएगा, इट विल बी 7/5।
7/5 इट विल बी 1.4, लगभग कितना आ रहा है 1.4। तो डायटोमिक गैस के लिए जो गामा होता है दोनों तरह की स्पेसिफिक का रेशियो दैट इज 1.4 होता है। ओके, सो दिस इज फॉर द डायटोमिक गैस। ऐसे ही अब हम करेंगे ट्रायटोमिक गैस के लिए। ट्रायटोमिक गैस में जो दो चीजें होती हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मतलब बताया था पीछे मैंने। अगर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं दैट इज लीनियर। लीनियर है तो उसमें n जो थे वो 7 थे, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 थे। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ केबीटी होती है, तो 7 की क्या हो जाएगी, 1 मॉलिक्यूल की सीधी निकाल देते हैं। एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक की हाफ केबीटी होती है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमने पढ़ा है। एक की हाफ केबीटी 7 है, तो क्या बनेगी, दैट इज 7/2 kBT, 7/2 kBT। तो एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगी, एनर्जी फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगी, दैट इज 7/2 RT हो जाएगी। kb को n से मल्टीप्लाई करेंगे, वगैरह नंबर होता है तो 7/2 RT। ये टोटल एनर्जी आ गई, दैट इज U आ गया 7/2 RT। अब इनमें CV निकालना है। CV क्या होता था, du/dt, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 7/2 R आ जाएगा। इट मीन CV आ गया 7/2 R। तो CP माइनस CV वाला करोगे, CV प्लस R आ जाएगा। तो CP क्या आएगा, 7/2 R प्लस R, दैट इज 9/2 R। तो डायटोमिक लीनियर के लिए CP और CV हमने निकाल लिया, 7/2 R और 9/2 R। गामा निकालोगे तो 9/7 हो जाएगा। गामा आ गया 9/7, 1 2 7 2 तो 1.2 आ रहा है इसका, 1.28 गामा आ गया। ये किसके लिए आया, ट्रायटोमिक लीनियर के लिए। अगर इसमें नॉन लीनियर होता तो क्या फर्क पड़ता, नॉन लीनियर में n होते हैं 6, तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या बनती, एनर्जी पर मॉलिक्यूल 6, एक की हाफ केबीटी 6 है तो क्या बन जाती है 6 इंटू हाफ केबीटी, 2 से कट जाता, दैट इज 3 kBT। पर मॉलिक्यूल एनर्जी क्या बन जाती, 3 kBT। तो एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल के लिए n से इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 3 RT। तो U आ गया 3 RT। U हमारे पास क्या बन गया टोटल एनर्जी, दैट इज 3 RT। अब हमें निकालना है CV। CV क्या होता था, du/dt। विस्पर टू टेम्परेचर डेरिवेटिव करोगे तो ये 3R बनेगा, T का 1 हो जाता है, तो CV आ गया 3R। ट्रायटोमिक नॉन लीनियर के लिए CV मतलब स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आया, 3R। ऐसे अगर हम CP निकालना चाहें, CP क्या होगा, CV प्लस R। CV है 3R प्लस R, क्या बन गया 4R। तो CP इज इक्वल टू 4R। तो ट्रायटोमिक नॉन लीनियर के लिए CP 4R आ गया। गामा निकालें तो CP/CV करोगे दैट इज 4/3 हो जाएगा। 3 1 3 3 और 3 1.33 आ गया आपके पास ये गामा फॉर नॉन लीनियर ट्रायटोमिक गैस, जिसमें मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, किसी भी शेप में वो हो सकते हैं। सो दिस इज दी CP एंड CV फॉर दी मोनोटोमिक, डायटोमिक एंड ट्रायटोमिक गैसेस। Now the concept, last concept of this chapter, that is concept of mean free path। concept of mean free path। mean free path क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्री पाथ क्या होता है। गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में रहते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है। मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एक मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में रहेगा, जैसे इधर आया इस मॉलिक्यूल से टकराया तो कोलिजन करने के से पहले बीच में जितना स्ट्रेट पाथ चला दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। एक मॉलिक्यूल कोलिजन कर दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करने से पहले जितना स्ट्रेट पाथ चलता है दैट इज कॉल्ड इट्स फ्री पाथ। तो ये जो पाथ इसने चला दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ। क्या बोलोगे इसको, फ्री पाथ। इसको हमने लैम्डा से नोट कर दिया, गामा से नोट कर दिया, दैट इज ये गामा लैम्डा 1 बन गया, गामा 1 बन गया ये। अब इससे टकरा के इधर गया मॉलिक्यूल सेकंड, वही फर्स्ट वाला,
तो ये भी उसका, ये फर्स्ट फ्री पाथ, ये सेकंड फ्री पाथ, ऐसे इधर जाएगा। तो रैंडम मोशन भी चलता रहता है, तो इसके नंबर ऑफ फ्री पाथ्स हो गए, क्या होगा इसके नंबर ऑफ फ्री पाथ्स। इन नंबर ऑफ फ्री पाथ का जो एवरेज होता है, मतलब मीन होता है, तो उसमें क्या बनेगा, मान लो γ1 + γ2 γ3 n टाइम्स इसने कोलाइड किया दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बाय में n, दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। गामा बाहर से इसको नोट कर देना। सभी फ्री पाथ का जो एवरेज आप कर लोगे दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो we define the mean free path of gas molecule, the average distance traveled by molecule between two successive collisions। दो लगातार कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन करने के दौरान जो एवरेज डिस्टेंस मॉलिक्यूल ने ट्रेवल किया दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। दो कोलिजन के बीच का जो पाथ है दैट इज फ्री पाथ। अब नंबर ऑफ कोलिजन करता है तो नंबर ऑफ कोलिजन का जो फ्री पाथ है उनका एवरेज दैट इज मीन फ्री पाथ। ओके, डिनोटेड बाय लैम्डा बार, और जितने भी फ्री पाथ है उन सभी का एवरेज निकाल लो, दैट इज मीन फ्री पाथ। So this was the today's concept. We have completed the unit kinetic theory of gases. I hope you all understood. Do practice, do prepare notes. Till then, thanks and have a nice day.